नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेनली एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी आफ्टर 12 जो बच्चे बाहर जाकर के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज जो सिचुएशन हमारे सामने अराइज हुई है कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में, रशिया में, चाइना में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, गंभीर कारणों की वजह से उन्हें वहां पे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के यहाँ आना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आने के बाद उनकी आधी पढ़ाई को पूरा कैसे किया जाए या उसके लिए क्या प्रावधान गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट जो अब्रॉड जाके मेडिकल स्टडीज करने के बारे में प्लान कर रहा है उसको कौन से लॉज हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि आप अगर मेडिकल पढ़ाई बाहर जाके करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए कौन सा कॉलेज या कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट शिखर रंजन। एडवोकेट शिखर रंजन लॉ ऑफिसर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कार्यरत रह चुके हैं। एट प्रेजेंट लीगल रिसर्चर का काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं एडवोकेट शिखर रंजन से और बात करते हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, मैं आज बात करने जा रही हूँ आफ्टर 12 12वीं के बाद जो एमबीबीएस की पढ़ाई इंडिया में एमबीबीएस कहलाती है, ये पढ़ाई विदेश करने जाते, तो इनसे संबंध रखने वाले ऐसे कौन से कानून हैं या कौन से लॉ है जो इन छात्राओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने सरल बात में सम्मिलित किया। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विदेश में हमारे भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो इस देश जिनके जन्म दिवस को 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं भारत में, चिकित्सक दिवस के रूप में, उन्होंने भी अपनी चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन इंग्लैंड से अर्जित करी थी। तो विदेश में जाने की परंपरा बहुत समय से रही है। ये वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन जो है वो उसकी जननी यूरोप है, और उस नाते विदेश यूरोपीय देशों में इसकी शिक्षा अर्जित करने के लिए बहुत समय से 19वीं शताब्दी से हमारे देश के बहुत से लोग जा रहे हैं और वहां से चिकित्सा शिक्षा अर्जित करके वापस आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आज़ादी के पूर्व में जो कानून था उसमें जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे उनमें से कहीं भी आपने अगर शिक्षा अर्जित करी है, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, तो आप इस देश में भी चिकित्सा शिक्षा का व्यवसाय कर सकते थे। राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन आपको अवेलेबल था। 1956 में जब भारत का अपना कानून आया तो उसमें 2 तरह का प्रावधान बनाया गया। जिन देशों के साथ म्यूचुअल रिकग्निशन की ट्रीटीज थी, म्यूचुअल रिकग्निशन के एग्रीमेंट थे, उन देशों में से अगर आपने चिकित्सा शिक्षा अर्जित करी है तो आप भारत में चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकते थे। और इसके अलावा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में एक प्रावधान था कि बहुत से देशों के नाम और कोर्सेज के नाम थे कि अगर आप वहां भी जाके चिकित्सा शिक्षा अर्जित करते हैं तो भारत लौटकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 1956 से लेके 2001 तक की व्यवस्था थी। आपको याद होगा 80 और 90 के दशक में सोवियत रूस का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, सोवियत रूस का विघटन हुआ था। तो सोवियत रूस के विघटन के पश्चात तमाम रिपब्लिक्स अलग हो गई थी। उन रिपब्लिक्स के अलग होने के बाद उस पर बहुत से हमारे छात्र यूएसएसआर जाते थे शिक्षा अर्जित करने के लिए, तो उनकी डिग्री से रिकग्निशन से जुड़े प्रश्न थे। तब भारत सरकार ने एक व्यवस्था करी कि जो भी विदेश पढ़ने जाएगा उसको भारतीय चिकित्सा परिषद, इंडियन मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में निर्धारण होता है कि आप भारत में एमबीबीएस करने के योग्य हैं। एमबीबीएस करने के योग्य के लिए दो मुख्य आवश्यकताएं हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिस वर्ष में आप प्रवेश लेते हैं चिकित्सा शिक्षा में एमबीबीएस के लिए, उसकी 31 दिसंबर को उस वर्ष की 31 दिसंबर को
आपकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और 12वीं की परीक्षा में 12वीं की परीक्षा में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में 50% से ऊपर अंक इन तीनों विषयों में अलग अलग पास होना और क्यूमुलेटिवली 50% अंक से ऊपर जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और अंग्रेजी में पास होने की आवश्यकता होती है। अगर आप इस चीज को पूर्ण करते हैं तो आप विदेश एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लीजिए और विदेश चले जाइए। दुनिया के किसी भी देश जाके आप चिकित्सा शिक्षा ले सकते हैं। तत्पश्चात जब आप विदेश से अपनी चिकित्सा शिक्षा अर्जित करके आएंगे, एमबीबीएस पढ़कर आएंगे, तो यहाँ आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट की परीक्षा देनी होगी। उस स्क्रीनिंग टेस्ट की परीक्षा को जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको यहाँ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन मिलेगा। जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या है, वो मतलब कितनी बार और कितने अटेम्प्ट्स उसको मिलेंगे वो एग्जाम देने के लिए? रचना जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा में पास परसेंटेज काफी कम रहता है। ये अमूमन 10 से 20% तक ही रहता है। अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 10 से 20 बच्चे ही उसमें उत्तीर्ण कर पाते हैं, पास हो पाते हैं। ये परीक्षा 300 अंकों की होती है और 50% पासिंग मार्क्स हैं। अगर आप कोई छात्र पास नहीं कर पाया है एक बार में, तो वो दोबारा दे सकता है। इसमें अटेम्प्ट्स पे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये परीक्षा पहले तो साल में 2 बार हुआ करती थी, लेकिन अब एक ही बार हो रही है। 2019 में नया कानून आया है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019। उसमें उसको स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम बदलकर नेशनल एग्जिट एग्जाम रख दिया गया है। अब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट दोनों को ही ये एग्जाम देना होगा 2023 से पश्चात। और जब तक स्क्रीनिंग टेस्ट, जब तक एग्जिट टेस्ट नहीं आता, तब तक इसी प्रक्रिया से ही, स्क्रीनिंग टेस्ट से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th में हैं वो भी ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमें बाहर जाकर के, अब्रॉड जाकर के मेडिकल पढ़ाई करनी है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी कंट्री उनको चूज करनी चाहिए फॉर मेडिकल एजुकेशन? कानून उनको विश्व के किसी भी देश में जाने का अधिकार देता है। अब इसका निर्णय देखिए, इसके लिए जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट की परीक्षा है, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करवाता है। तो बच्चों को जाने से पहले, छात्रों को जाने से पहले नेशनल बोर्ड अपने वेबसाइट पे, भारत सरकार अपनी वेबसाइट पे किस देश से कितने ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, उसका डिटेल देता है। तो उसकी जानकारी करके किसी भी देश में जाना चाहिए। सिर्फ उसको जाने से पहले ये पता करना है, सुनिश्चित करना है कि जहां से भी वो चिकित्सा शिक्षा ले रहा है वो क्वालिफिकेशन उस देश की जो भी सरकारी संस्था है जो रजिस्ट्रेशन करती है डॉक्टर्स का, उसको मान्यता प्रदान करती है। उस देश की, जैसे भारत में भारतीय चिकित्सा परिषद है, इसी तरह इंग्लैंड में जनरल मेडिकल काउंसिल है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल है। तो वहाँ की जो भी रजिस्ट्रिंग बॉडी है वो अगर उसको रजिस्टर करती है वहाँ के ग्रेजुएट्स को, पास आउट को, तभी मिलेगी आपको रजिस्ट्रेशन। और एनएमसी ने अभी कुछ नए नियम भी बनाए हैं, तो अभी इस विषय में कभी आगे जरूर हम उस पर भी कभी बात कर लेंगे। लेकिन जाने से पहले उनको जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो ले रहे हैं एडमिशन, उसके क्रेडेंशियल्स पूरी वेरीफाई कर लें। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की वेबसाइट से जानकारी ले लें कि वहाँ जाने में कोई बाधा तो नहीं है, तभी जाएं, क्योंकि उनके जीवन के बहुमूल्य वर्ष जहाँ से वो चिकित्सा शिक्षा अर्जित करेंगे वो निर्भर है। सर, अभी जो सिचुएशन अराइज हुई है पिछले 2 सालों में ड्यू टू कोविड और ड्यू टू वार इन यूक्रेन एंड रशिया, तो बहुत सारे हमारे इंडियन छात्र हैं जो चाइना में मेडिकल कर रहे थे, बहुत हमारे हमारे छात्र हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, और अभी जो क्राइसिस हुए हैं उनको वापस आना पड़ा। तो कई छात्र ऐसे जिनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया में आकर के अब वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो उनके लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं? रचना जी, आपने मैं ये कहूंगा कि यू हैव हिट द नेल। ये बड़ी ज्वलन समस्या है इस वक्त
और लगभग जैसा कि आपने अभी टीवी न्यूज़ में या अखबारों के माध्यम से जाना होगा, करीब 22,000 बच्चे यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन ले रहे थे, उनको वापस आना पड़ा। इसी तरह चाइना से लगभग 40,000 बच्चे कोरोना की वजह से वापस आए हैं, और कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर है, कोई थर्ड ईयर है, सबकी पढ़ाई बीच में छूट गई है। तो अब उन बच्चों के लिए क्या किया जाए, ये बहुत ज्वलन समस्या है हमारे लिए। आज का जो कानून है, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, उस कानून में उन छात्रों की सहायता करने हेतु कोई भी प्रावधान नहीं है। कानून में यह है कि अगर आपने विदेश से चिकित्सा ली है तो पूर्ण रूप से विदेश से चिकित्सा ही आपको चिकित्सा शिक्षा पूर्ण करनी है। अभी जो एनएमसी नियम बनाए हैं उसके अनुसार आपको इंटर्नशिप भी वहीं करके आना है, फिर दोबारा 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ करनी है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। इसका आज की तारीख में मतलब करंट स्टेट ऑफ लॉ इज सच दैट देयर इज नो प्रोविजन टू डील विद सच सिचुएशन। लेकिन सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अखबारों में ऐसी खबरें आई हैं कि इस पर विवेचना कर रहे हैं और चिंतन चल रहा है सरकार में, और मैं समझता हूँ कोई ना कोई मार्ग जरूर निकाला जाएगा। लेकिन समस्या गंभीर है। तो हिंदुस्तान में जो मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें जो प्रवेश होता है एक नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होता है। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है जिसमें करीब 16-17 लाख बच्चे बैठते हैं, और हमारे देश में 80,000 सीटें हैं। तो उसमें सोच लीजिए इतना टफ कंपटीशन है, एक ऑर्डर ऑफ मेरिट और कॉमन काउंसलिंग से इन बच्चों को प्रवेश मिलता है। तो ये बच्चे संभवतः बहुत से इनमें ऐसे बच्चे होंगे जिनको किन्हीं किन्हीं कारणों से भारत में प्रवेश न मिला होगा, तो अपना कैरियर अच्छा करने के लिए वो तुरंत विदेश चले गए होंगे। लेकिन अगर अब वापस उनको यहाँ उनसे जुड़े स्तरों में संयोजित किया जाता है तो किस प्रकार से संयोजित करा जाए, विदेश में जहाँ पढ़ा है उसको इक्वलेंस किस तरह करा जाए यहाँ। तो ये बड़े गंभीर प्रश्न है, और जिन मेडिकल की पढ़ाई अलग और पढ़ाइयों से अलग होती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी अस्पताल में कितने मरीज हैं उस पर डिपेंड करता है। एक एमबीबीएस मेडिकल छात्र के लिए ये माना जाता है कि कम से कम 4 पेशेंट उपलब्ध होने चाहिए रोज ओपीडी में, और कुछ पेशेंट आईपीडी में, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में जो भर्ती होते हैं, जिनपे उनकी, क्योंकि क्लिनिकल ट्रेनिंग इज बेड साइड ट्रेनिंग, मरीज के साथ उसको सीखना है, उस पर लर्न करना है। तो वो उसके लिए अगर एक मरीज पे 10 छात्र सीखेंगे तो एक भी छात्र नहीं सीख पाएगा। तो स्टूडेंट पेशेंट टीचर रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो सब अगर इन 60,000 बच्चों को 80,000 में अकोमोडेट करने की जरूरत पड़ी तो बड़ा एक गंभीर विषय बन जाएगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कम समय में कैसे अपग्रेड करें, कानून में क्या संशोधन करें, ये सब बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जाएगी जिससे कि बच्चों को विदेश न जाना पड़े पढ़ने के लिए। लेकिन ये सब आने वाले समय में हो पाएगा। इन बच्चों की समस्या का समाधान हमारी सरकार को, हमारे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को गंभीर चिंतन करके निकालना होगा, और चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को चिंतन करके निकालना होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम इसी तरीके से नए इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और कोई ना कोई नए व्यक्ति को आपसे मिलवाते रहेंगे, जैसे कि आपको हम कुछ अच्छा और नया बता सके। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते। शुक्रिया रचना जी।